आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हज के 5 दिनों में हुज्जाजे कराम को क्या क्या पैकिंग करना होता है। मीना में वो क्या सामान लेके जा सकते हैं, अराफात में वो क्या सामान लेके जा सकते हैं। तो पैकिंग के अलावा ये जो बात बता रहा हूं ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चीज़ें हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे अराफात में बैठा हूँ, मैं आपको याद कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने की मैं दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आफ्ताब। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हज के 5 दिनों में हुज्जाजे कराम को क्या क्या पैकिंग करना होता है, क्या क्या सामान जो है हज के 5 दिनों में ले करके जाना होता है। मीना में वो क्या सामान लेके जा सकते हैं, अराफात में वो क्या सामान लेके जा सकते हैं। देखिए हज का आगाज़ हो चुका है कल, यानी कि 7 ज़िलहिज्जा को हुज्जाजे कराम मक्का के जिन भी इलाकों में रह रहे होंगे वहाँ से मीना के लिए रवाना होंगे और अपनी ज़िंदगी के बहुत ही बड़े लम्हे और एक बहुत ही बड़े फ़र्ज़ को अदा करेंगे। देखें पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, मीना का पूरा ट्रिप कराया है मैंने आपको कि मीना की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, वहाँ पे किस तरीके से इंतज़ामात हो रखे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए से जो हुज्जाजे कराम आते हैं उनके लिए किस तरह के गद्दे हैं, कितना स्पेस है और वहाँ पर जो आपको पैकेट मिल रहा है उस पैकेट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है बता के रखी हैं। उससे हमें समझ में ये आता है कि देखिए भाई वहाँ के जो गद्दे हैं वो 2 बाई 6 फीट के, यानी कि 2 फीट उसकी चौड़ाई है और 6 फीट की उसकी लंबाई है। बड़ी मुश्किल से उसमें इंसान जो है थोड़ा फिट आता है। इसका जिस्म जो है थोड़ा सा बड़ा है, उसको थोड़ा सा वहाँ पे आराम करने में तकलीफ भी आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों से हमें समझ में ये आता है कि जो हम हज के 5 दिनों में जो हम पैकिंग करते हैं वो जितना मुख्तसर सा, जितना कम से कम सामान अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम ले करके जा सकें उतना सहूलतें हमारे साथ होंगी। देखिए वहाँ पर सामान रखने की जगह नहीं होती है, इंसान खुद वहाँ पे सो जाए इतना ही बहुत होता है। ऊपर ये जो रॉड लगे हुए हैं इसमें कुछ घुंडियाँ लगी होती हैं, वहाँ पे आप अपने सामानों को हैंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े ट्रॉली बैग्स इस तरह के सामान आप ले करके जाते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ कि आपको जो है मीना में क्या सामान लेके जाना होता है और अराफात में क्या सामान आप जो है आप लेकर जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि मीना में आपको कुछ इस तरह का बैग लेकर के जाना होता है जो पीठ वाला बैग है, सिर्फ यही आपको कैरी करना है। और अराफात में आपको जो है दूसरी पैकिंग करनी होती है। ये जो स्लिंग बैग आप देख रहे हैं इस तरह का स्लिंग बैग आप सिर्फ जो है अराफात में लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए 2 पैकिंग होगी, मीना की अलग बैग की और अराफात की अलग बैग की। ये स्लिंग बैग है, ये अराफात में लेके जाएंगे आप, और इस तरह का जो पीठ वाला बैग है ये आप जो है मीना में रखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये जो मीना के लिए जो आप सामानों की पैकिंग करके जो बैग लेके गए हैं इसको आपको जो है अराफात ले करके जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपका खेमा है उस जगह पे इस बैग को आप रख दें, ठीक है। ये जो स्लिंग बैग है सिर्फ इसी स्लिंग बैग को ले करके आप जो है अराफात के लिए निकलें। याद रखें ये सामान जो है आपकी पूरी तरीके से हिफाजत के साथ वहाँ रहता है, कोई आपके बैग को टच नहीं करता है। जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं वो पैसे आप अपने पास में रखें ताकि कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकें। और बाकी के जितने कपड़े या जो कुछ भी सामान है इस बैग में रख करके आप यहाँ पे इसको हैंग कर दें, टांग दें। और आपको ये पता होना ज़रूरी है कि भाई मीना का जो आपका मकतब है इस मकतब के अंदर कौन सा कैंप है, कौन सा खेमा है जहाँ पे आप सोए थे, जहाँ पे आप अपने सामानों को रखे थे। क्योंकि जब आप वापस आएंगे तो आपको वो पता होना ज़रूरी है आपको वो सामान आसानी के साथ मिल सके। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि मीना का जो बैग है और अराफात के बैग में हमें क्या क्या सामान जो है रखने चाहिए। देखिए मीना की तैयारी में आपको जो है एक एडिशनल एहराम आपको रखना होता है। खुदा न खास्ता अगर आपका एहराम जो है नापाक हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो आपके पास अगर एडिशनल एहराम रहेगा तो आप उसको चेंज करके आप अराफात में फ्रेश एहराम पहन के जा सकते हैं। ये चीज़ तभी करना ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपके एहराम में कोई आपको परेशानी नज़र आ रही है नापाकी की, ठीक है। तो एक एडिशनल आप एहराम रख लीजिए। 2 सेट आप फ्रेश कपड़े रख लें। जब आप 10वीं ज़िलहिज्जा को आप जो है रमी करके अपने मीना कैंप में पहुंचेंगे, आप अदाही के कुर्बानी करा करके अपने बाल को हलक करा करके नहा धो करके फ्रेश हो जाएंगे तो इन कपड़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगला कपड़ा एक ज़रूरत पड़ेगी आपको जो है 11वीं ज़िलहिज्जा को। तो भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है, आपके कपड़े जो है भीग सकते हैं पसीने से, तो आप जो है एटलीस्ट 2 सेट कपड़ा रख लें। एक एहराम हो गया, 2 सेट कपड़ा हो गया। 5 दिन की दवाइयाँ, जो भी अगर दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं उन दवाइयों को आप रख लें। और खाने पीने का कुछ सामान, सूखा सामान जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, खजूरें हो गई, जो भी सूखा सामान हो जिसको ख़राब होने का उसमें ख़तरा ना हो वो सूखे आइटम को रख लें। याद रखें मीना में खाना आपको मिलता है, वहाँ पे जिस तरीके से मैंने किचन का एरिया दिखाया था वहाँ पे खाना पकता है और बाकायदे आपको आपके कैंप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन उसमें परेशानी थोड़ी सी आती है, भाई हमारे इंडिया के जो हुज्जाज कराम हैं
उनको जायका उतना पसंद नहीं आता है ये, और वो खाना जो है एक तरीके से नहीं खा पाते हैं। तो जो भी अगर आप सूखा आइटम आप रखे होंगे उस सूखे आइटम को जो है खा सकते हैं। 2-3 बोतलें आप बैकअप के तौर पे अपने बैग में ज़रूर रखें। आपको वहाँ पे हर जगह पानी डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, पानी आपको मिलता रहेगा। जो पानी मिलता है उस पानी को आप इस्तेमाल करें पीने के लिए, लेकिन एटलीस्ट आपके पास में 3 बोतलें आपके पास होनी चाहिए। खुदा न खास्ता कहीं पे अगर जिस जगह पे आप हैं अगर वहाँ पे पानी आपको नहीं मिलता है, बैकअप के तौर पे अगर आप पानी रखे रहेंगे तो या आप खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको जो है वो दे सकते हैं। लेकिन पानी की बोतलें और एक छाता होना ज़रूरी है। अगर आप गॉगल्स इस्तेमाल करते हैं तो गॉगल्स एक लेके जाएँ, धूप से आपकी आँखों की हिफाजत होगी। और अगर आप पावर्ड ग्लासेस यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट 2 सेट पावर्ड ग्लासेस आपके पास होने चाहिए। एक आप लगा कर जाएँ, दूसरा जो है आप अपने साथ में कैरी कर लें। आपका ORS का जो सैशे आता है जो कि हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो ORS का सैशे अगर आपके पास इजीली अवेलेबल है तो वो ORS का सैशे ले लें आप। अगर आपका डिस्चार्ज होता है तो मोबाइल चार्ज करने के लिए आपके पास पावर बैंक अगर हो तो पावर बैंक रख लें। वहाँ पे इस तरह के सॉकेट जो है मीना के कैंप में या फिर अराफात के कैंप में अवेलेबल है। तो ये सॉकेट तो वहाँ पे है, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए आपको जो है यूनिवर्सल एडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। 10वीं ज़िलहिज्जा को अपने बाल को हलक करने के लिए आप रेज़र रख सकते हैं, ट्रिमर भी रख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर बाल आपके लंबे हैं, अगर रेज़र से शेव नहीं हो पा रहा है, एक बार ट्रिम कर दें, उसके बाद से शेव कर दें, तो इससे आपको जो है आसानी हो जाएगी। काम से फारिग होने के बाद से अगले दिन यानी कि 11वीं ज़िलहिज्जा को, 12वीं ज़िलहिज्जा को या फिर 13वीं ज़िलहिज्जा को जब आप रमी करने के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी जो है चलना पड़ता है मीना से लेकर के, मीना कैंप से लेकर के जमरात, और जमरात से फिर वापसी आपको मीना कैंप में करनी पड़ती है। इसमें चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप जो है अगर शूज़ आपके पास अवेलेबल है तो वो शूज़ अगर आप लेकर जाते हैं तो उसमें बहुत आसानी मिलेगी आपको चलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो अदाही का आपका कूपन है, वो कूपन अपने पास रखें। इसको या तो आप स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करेंगे तो वो आपका स्टेटस शो कर देगा कि आपका कुर्बानी जो है हो गया है या नहीं हुआ है। अगर आपका कुर्बानी हो गया है तो वहाँ पे लिख करके आएगा एग्जीक्यूटेड, अगर नहीं हुआ है तो वहाँ पे लिखेगा पेंडिंग एग्जीक्यूशन। आप जो है मेरी एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है aftabfootnotes.com/hajj गाइड। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ भी अदाही का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके आप जो भी तरीका बताया गया है उस तरीके से आप अपने अदाही की कुर्बानी हुई है या नहीं हुई है उसको आप चेक कर सकते हैं। मुज़दलिफ़ा में हमें रात में क़याम करना होता है तो उसके लिए हमें एक चटाई की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने साथ में चटाई भी रख लें। और याद रखें इस चटाई को आपको अराफात वाले बैग में रख करके अराफात लेके जाना होगा ताकि वापसी में आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकें। और मुज़दलिफ़ा में ही आपको जो है रमी करने के लिए कंकड़ चुनने होते हैं। पानी की बोतल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंकड़ लेकर के इसके अंदर डाल करके रख सकते हैं, पैक करके आप अपने बैग में रख सकते हैं। मीना में कुछ शॉप्स होते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, चाय पानी बिस्किट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वहाँ पे मिल जाती हैं। इस बार जो है कुछ ज़्यादा शॉप वहाँ पे बनाए गए हैं, तो वहाँ से अगर ख़रीदारी करनी होगी तो आपके पास थोड़े बहुत पैसे होंगे तो वो पैसे आप लेकर के जा सकते हैं। ज़्यादा पैसे आपको हज के 5 दिनों में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे पैसे जो है अगर आप अजीज़िया में आपका क़याम है तो वहाँ पे अपने बैग में लॉक करके रख दें, इंशाल्लाह आपके बैग को कोई टच नहीं करेगा इंशाल्लाह। बाकी जो भी चीज़ें होती हैं जो कि अपना हाइजीन से रिलेटेड है, जैसे कि आपका टॉवल, छोटा टॉवल इस्तेमाल करें आप, बड़े टॉवल लेकर के ना जाएँ, जगह ज़्यादा लेगा वो, छोटे टॉवल ले लें आप। अगर अनसेंटेड आपके पास साबुन है तो वो साबुन ले लें। इसके अलावा कोई और सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ नहीं भूलना हूँ तो आप उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में इतना ही सामान सफिशिएंट होता है आपको जो है हज के 5 दिनों में। इतनी चीज़ें मैंने बताई, इसकी पूरी लिस्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस लिस्ट के हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप पैकिंग कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अराफात में किन सामानों को आप जो है लेके जा सकते हैं। देखें, अराफात में सिर्फ आपको जो है एक स्लिंग बैग, इस तरह का स्लिंग बैग जो है आपको ले करके जाना होगा। इसमें क्या क्या सामान हो सकता है, यहाँ पे आपके कुछ खाने पीने का सामान, पानी की बोतलें, आपकी 2 दिन की दवाइयाँ इसमें आप रख लें। अगर पावर ग्लासेस यूज़ करते हैं तो पावर ग्लासेस ले लें आप। छाता अपने पास में कैरी करें, और इसके अलावा एक चटाई आप रख लें जिसमें आप मुज़दलिफ़ा में क़याम कर रहे हैं। पानी की बोतलें हैं, वो पानी की बोतल खाली होगी तो उसी में जो है आप मुज़दलिफ़ा में कंकड़ी चुन करके वहाँ पे आप रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप पावर एडाप्टर जो आप मीना में कैरी कर रहे हैं उसको उठा करके आप इसमें डाल लीजिए। और कोई भी कपड़ा कैरी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा सामान जो है लेकर के अराफात में भी जाते हैं, या फिर इवन क्या करते हैं, मीना का जो सामान पैक उन्होंने किया है वो पूरा सामान लेकर के लोग अराफात में पहुँच जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी अगर आप मीना का सामान वहाँ पर लेके गए
गया है। तो भाई यही कुछ लिस्ट थी। अगर मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ तो आपने अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने इल्म के हिसाब से जो है आप इस चीज़ को एड ऑन कर लीजिएगा। लेकिन पूरा इसका मतलब यही है ये वीडियो बनाने का कि आपको मीना में ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना है, जितना मुख्तसर सामान हो सके उतना मुख्तसर सामान जो है आप कैरी करें। सारी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका नुसूब कार्ड मिला है, जो आपका इंडिया का कार्ड मिला है, या फिर जो आपका मेट्रो का कार्ड मिला है, अदाही का कूपन है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक सेट आपके बैग में होना चाहिए। और जितने भी कार्ड है आप हमेशा पूरे हज के 5 दिनों में आप अपना कार्ड जो है पहन कर रखें। इवन आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि हमने कार्ड उठा करके अपनी फैमिली को दे दिया फिर हम वॉशरूम को जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इवन आप वॉशरूम जा रहे हैं कार्ड को पहने रखें और कार्ड को हमेशा ही पहने रखें। अभी आप बैग कैरी कर रहे हैं उस पर आपका नाम, आपका कवर नंबर एटलीस्ट आप लिख देंगे तो किसी को भी मिलेगा तो कवर नंबर से सर्च करके आपके पास वो पहुंचा सकता है। तो जो भी आपका अरफात का बैग हो या फिर मीना का बैग हो उस पर कम से कम आप जो है अपना कवर नंबर या फिर मोबाइल नंबर वहाँ पे लिख दें। जो नुसूब का कार्ड है उसमें किसी अपने रिश्तेदार का या फिर जो भी लोकल नंबर है सऊदी का, जो भी अगर आपका कोई जान पहचान का है, कोई रूममेट है, बिल्डिंग का कोई जानने वाला है, उसका लोकल नंबर उसमें लिख दें, स्टिक कर दें, कागज़ में लिख के छुपा दें, कुछ भी करें लेकिन ये काम ज़रूर करें आप। एक छोटे से स्लिप पे जितने भी आपके जान पहचान के रिश्तेदार हैं, चाहे वो लोकल हैं चाहे वो बाहर किसी और मुल्क के हो जहाँ से आप आए हैं, उनका नंबर लिख करके आप अपनी कार्ड में या कहीं भी अपनी बॉडी के पास जो है ज़रूर लिख करके रखें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी ये मीना की पैकिंग के हवाले से। तो पैकिंग के अलावा ये जो बात बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इमोशनल चीज़ें हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। देखिए हम हज के बहुत ही बड़े रुकन को अदा करने के लिए जा रहे हैं और हो सकता है ये सफ़र जो है हमारी ज़िंदगी का पहला सफ़र तो है ही है, हो सकता है ये आखिरी सफ़र हो, हमें नहीं पता है। ये सब चीज़ें जो है अल्लाह पे होती हैं। अल्लाह ताला अगर तौफीक देता है तो हम यहाँ पे दोबारा लौट करके आते हैं, अगर लेकिन तौफीक अगर नहीं मिली तो ये हमारी ज़िंदगी का हो सकता है आखिरी सफ़र हो। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं हमारे रिलेटिव्स में किसी से हमारे अच्छे ताल्लुकात होते हैं, किसी से हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं होते हैं, लेकिन हज की वापसी तक, यहाँ आने तक हम अपने दिल में उन सारी चीज़ों को लेकर के आ जाते हैं और चीज़ों को सुलह नहीं कर पाते हैं। भाई हिम्मत नहीं होती है कि हाँ सामने वाले से, इवन अगर सामने वाले की भी गलती है तो हम छोटा बन करके उससे माफ़ी मांग लें या चीज़ों को ख़त्म कर दें हज पे जाने से पहले। तो ये मेरी दरख्वास्त है आप सभी से कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ मामला है, अगर कोई आपका अपना है जिनसे दिल में या फिर कोई नाइत्तेफाकी इस तरीके से हो, आप प्लीज़ हज पे जाने से पहले उनसे सुलह कर लीजिए। आप खुद छोटा बन जाइए, आप खुद छोटा बन करके उनसे माफ़ी मांग लीजिए, चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए अपने दिल से। अब सोचें आप कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, हमसे राज़ी हो जाए, और हम ना दूसरों को माफ़ कर पा रहे हैं ना दूसरों से माफ़ी मांग पा रहे हैं, तो अल्लाह हमें क्या माफ़ करेगा। तो भाई इसलिए आप सभी से मेरी दिली दरख्वास्त है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला है तो आप प्लीज़ उस पर गौर करें, आप उनसे बात करें और चीज़ों को ख़त्म करें। एक छोटा सा वाक़या इस चीज़ में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे वालिद मोहतरम, देखें उनके साथ भी कोई एक ऐसे शख्स थे जिनके साथ थोड़ी सी नाइत्तेफाकी हो गई थी और मेरे वालिद के जहन में ये सारी चीज़ें थीं कि भाई उनसे हम बात नहीं कर सके, बात करने की काफ़ी कोशिश की है लेकिन नहीं हो सका, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, फ़ोन पे बात नहीं हो सकी, और करते 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 हज का वक्त आ गया और इवन वो अरफात तक चले गए, लेकिन उनके जहन में ये चीज़ चल रही थी कि मेरी जो है उनसे बात नहीं हुई है और मेरे साथ जो है उनके साथ जो है नाइत्तेफाकियाँ हैं, मेरे दिल में वो चीज़ है। मैं बताऊँ, मेरे वालिद मोहतरम ने मैदान अरफात में वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो जो है उन शख्स को कॉल करते हैं और कॉल करके उन्होंने बोला उनसे कि जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। मैं यहाँ पे अरफात में बैठा हूँ और यहाँ से मैं आपको याद कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने की मैं दरख्वास्त करता हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं ये बड़ी ही इमोशनल चीज़ें हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है ये सारी चीज़ें। तो खैर उन्होंने जो है दूसरे शख्स से बात किया, अरफात के रोज़ में वहाँ से उन्होंने बात किया और वो भी, उनका भी दिल इस चीज़ को देख कर के पिघल गया और चीज़ें जो है ख़त्म हो गई।
वहाँ से दोनों के बीच में जो कुछ भी चीज़ें चल रही थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, दोनों का दिल जो है साफ़ हो गया। मेरे वालिद जो है वापस लौट करके इंडिया आते हैं, उनके घर पे जाते हैं, मुलाकात करते हैं और चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। कुछ 1 साल या 2 साल या कुछ चंद सालों में जो दूसरे शख्स थे उनका इंतकाल हो जाता है, वो दुनिया से चले जाते हैं। ये बहुत ही शॉकिंग था, लेकिन दिल में एक सुकून था मेरे वालिद के कि हमने अरफ़ात में जा कर के और सारी जो चीज़ें थी वो हमने ख़त्म कर दी। तो भाई इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो भी चीज़ें अगर आपके दरमियान में कुछ चल रही हों, आप प्लीज़ अपने दूसरे जिनसे भी चल रहा है उनसे बात करें और चीज़ों को आप जो है ख़त्म करें। आई एम सो सॉरी। मैं आखिर में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिदैन को मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें। जितने भी लोग खिदमत का काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें। मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, बस मेरे जज्बात को आप समझें। बहुत ढेर सारी चैलेंजेस, बहुत आजमाइशों के बाद मेरी कोशिश थी कि मैं हज आपके साथ बिताऊं, मैं हज में हुज्जाज कराम के साथ रहूं। इसके पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें जो हैं चल रही हैं, सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकता, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। बस आप इस चीज़ को समझिएगा और हम सभी के हक़ में ज़रूर दुआई कीजिएगा और हमारी जो उम्मत है उसको जो है आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। बहुत ही परेशान हाल है, आप गाज़ा का ले लें, जहाँ भी दुनिया में मुसलमान जो है परेशान हैं, आप सभी के हक़ में ज़रूर दुआएं करें भाई। तो चलें, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे, अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें आप। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।